हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? विनोबा भावे के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि विनोबा भावे के बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में दूसरे सत्याग्रही को पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो हैं विनोबा भावे थे। आइए डिस्कशन देखें। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के बाद दूसरे सत्याग्रही के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है शुरू की गई थी। डिस्कशन देखिए। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है शुरू की गई थी। इस अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ है कि प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए थे, जिससे वे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने स्वयं के कानून बना सकते थे और प्रशासन चला सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। इसका मतलब था कि प्रांतों को अब अपने स्वयं के मामलों पर निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता थी। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। यह अधिनियम जो है भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने भारतीय प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और भारत में संघीय शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था। डिस्कशन देखिए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन था। यह आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन का अहिंसक तरीके से विरोध करना था। असहयोग आंदोलन में लोगों से सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को वापस लेने, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने, सरकारी नौकरी से इस्तीफे देने और करों का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह किया गया था। अब है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो बताइए यहाँ पे ये पूछ रहा है संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय लिया गया, वो किस लिए लिया गया था वो पूछ रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का ही निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। डिस्कशन देखिए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अब है 26 जनवरी का दिन जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी और इसी महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसके द्वारा दिए गए थे? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारे किसके द्वारा लगाए गए थे? तो ये नारे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाए गए थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है लगाए गए थे। डिस्कशन देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लगाए गए थे। दिल्ली चलो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के सैन्य अभियानों के दौरान दिया था। उनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संग्राम में भाग ले और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए स्वतंत्रता की ओर बढ़े। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युवाओं से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के रूप में दिया था। यह नारा उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक प्रज्वलित करने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि लोग जो है अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा किसने दिया? तो इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यह नारा तिलक ने 1909 में अपने प्रसिद्ध लेख केसरी में दिया था, जब उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष को और तेज किया। तिलक का यह नारा भारतीयों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करने वाला था और उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वराज स्वतंत्रता हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और इसके लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार है। यह नारा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक नई जागरूकता उत्पन्न की। अब है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो का नारा दिया गया था कहाँ से? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो का नारा कहाँ से दिया गया था? तो बॉम्बे से। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो का नारा कहाँ से दिया गया था? तो बॉम्बे से। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में दिया गया था। इस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा था, करो या मरो, अर्थात या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर हम अपने संघर्ष में शहीद हो जाएंगे। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से पूरी तरह से बाहर करना। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था और गांधी जी ने भारतीयों से शांति से बिना हिंसा के ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है संघर्ष करने की अपील की थी। आंदोलन की शुरुआत के साथ ही व्यापक हड़तालें, प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नई चेतना और उग्र विरोध का निर्माण किया। अब है 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72। यानी कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कि 1885 में जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डिस्कशन देखिए,
1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच बम्बई अब मुंबई में हुआ था। इसे एओ ह्यूम के प्रयासों से आयोजित किया गया था और वो पहली बार जो है कांग्रेस के महासचिव के रूप में उपस्थित हुए थे। इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो है भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ और ब्रिटिश शासन के तहत जो है भारतीयों के लिए सुधार लाना था। यह अधिवेशन जो है भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की आवाज़ उठानी शुरू की। अब है किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया। किसने जो है भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया, तो भारत छोड़ो शब्द जो है प्रतिपादित किया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है भारत छोड़ो शब्द को जो है प्रतिपादित किया गया था। भारत छोड़ो शब्द को यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। वह एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का इस्तेमाल किया था। यूसुफ मेहर अली बॉम्बे के मेयर भी रह चुके थे। उन्होंने 1928 में साइमन गो बैक का नारा भी दिया था जब साइमन कमीशन भारत आया था उस वक्त। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। डिस्कशन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। वे ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए थे और भारत के विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में विभाजन की प्रक्रिया को पूरा किया और भारतीय उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया। वे 15 अगस्त 1947 से 15 जून 1948 तक जो है गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1938 में गवर्नर जनरल का पद संभाला और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे पहले, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यानी कि सी राजगोपालाचारी थे। और सी राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, तो सिंगापुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी, तो सिंगापुर में की थी। डिस्कशन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना जो है सिंगापुर में की थी। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। यह सरकार जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और बर्मा जैसे देशों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार के प्रधानमंत्री और युद्ध और विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इस सरकार की घोषणा के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे। डिस्कशन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन वे ब्रिटिश थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक जो है इस पद पर कार्य किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का पद जो है बनाया गया था। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। भारत में क्रिप्स मिशन के समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ये जो है विंस्टन चर्चिल था।
भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, भारत में क्रिप्स मिशन के समय जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो हैं विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल थे। भारत की आज़ादी के समय कौन था, तो देखिए क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था और इसका उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करना था। इस मिशन का नेतृत्व जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री थे। अब है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। डिस्कशन देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध करना और भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला और इसमें ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और सेवाओं का बहिष्कार, स्वदेशी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना शामिल था। आंदोलन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जो है मौत हो गई थी। असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। यह आंदोलन 1920 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। अब है असहयोग आंदोलन की प्रमुख बातें। तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता जो है महात्मा गांधी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन से असंतोष होने के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लाया था। ठीक है, सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का जो है बहिष्कार करना था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो है क्लीमेंट एटली थे। ये जो है क्लीमेंट एटली थे। भारत की आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत की आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली थे। डिस्कशन देखिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने 1945 से 1951 तक जो है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और भारत को स्वतंत्रता देने के फैसले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 में आम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 20 फरवरी 1927 को घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को स्वशासन प्रदान करेगी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्रता मिली। अब है असहयोग आंदोलन जो है कब स्थगित किया गया। असहयोग आंदोलन जो है कब स्थगित किया गया, तो ये जो है स्थगित किया गया था 1922 में। ये जो है स्थगित किया गया था 1922 में। यानी कि असहयोग आंदोलन को जो है 1922 में स्थगित कर दिया गया था। डिस्कशन देखिए, असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। हालांकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद जो है गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अब है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय महात्मा गांधी के लिए कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने इसे अहिंसा के अपने सिद्धांतों के अनुरूप माना। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। ऑप्शन ए है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1861 का भारत सरकार परिषद अधिनियम,
ऑप्शन डी है 1919 के मार्ली मिंटो सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1919 में जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो है स्थापना की गई थी। डिस्कशन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। द्वैध शासन का अर्थ है सरकार की दोहरी प्रणाली। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था। डिस्कशन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा करके की थी। इस यात्रा का उद्देश्य जो है नमक कानून का उल्लंघन करना था, जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। इस यात्रा को दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यह आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के साथ जो है शुरू हुआ था। गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून का उल्लंघन किया, जिसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और कई अन्य प्रकार के सविनय अवज्ञा में शामिल हुए। 1931 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया और आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू किया गया था। अब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा जो है समाप्त किया गया था? वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1858। वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है समाप्त किया गया था। डिस्कशन देखिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया, जो पहले कंपनी के मामलों को नियंत्रित करते थे। इसके बजाय भारत के प्रशासन को एक राज्य सचिव और एक परिषद द्वारा संभाला जाना था। अब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट जो है किसका अधिकार बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है किसका अधिकार बनी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का जो है आधार बनी। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, इसी का ही डिस्कशन है ना। अच्छा, देख लिया जाए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, आगे आते हैं। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब के नाम से जो है इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए है उधम सिंह, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है राजगुरु।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यानी शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय मशहूर थे। यानी कि शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय जो है मशहूर थे। ठीक है, शेर पंजाब, ये तो गलत है भाई। ठीक है, ये अलग है। निम्नलिखित में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो यह है सामल दास कॉलेज भावनगर। यह है सामल दास कॉलेज भावनगर। यानी कि सामल दास कॉलेज भावनगर से जो है गांधी जी ने पढ़ाई की थी। गांधी जी ने सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। गांधी जी ने राजकोट में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के सामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने यहाँ एक सत्र के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। गांधी इरविन का समझौता जो है कब हुआ था? गांधी इरविन का समझौता जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1931 में। ये हुआ था दोस्तों 1931 में। यानी कि वर्ष 1931 में जो है गांधी इरविन का समझौता हुआ था। वर्ष 1931 में जो है गांधी इरविन का समझौता हुआ था। आइए डिस्कशन देखें। गांधी इरविन का समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते पर जो है महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता जो है लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। अब है इस समझौते के मुख्य बिंदु। गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु देखिए। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए सहमत हो गई। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई। ब्रिटिश सरकार हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति दी गई। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की अनुमति दी गई। अब है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है कब हुई थी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, बताना है। तो ये हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हुई थी। 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना हुई थी। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इस दिन जो है ब्रिटिश पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज किया, जिससे क्रोधित होकर भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना को देखकर महात्मा गांधी ने इसे अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध माना। इसके चलते उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जनता अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, पहले आत्मानुशासन और अहिंसा की सीख जरूरी है, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल 1932 में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन, कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों तीसरा। ये हुआ था दोस्तों तीसरा। यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। डिस्कशन देखिए। 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। अब है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अब है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन थे। डिस्कशन देखिए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। यह कमीशन 7 सदस्यों का एक दल था और इसमें सभी सदस्य जो है ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण जो है इसका भारत में व्यापक विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे।
साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे और साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य जो है ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन के 7 सदस्य में से जो है एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं थे, जिस कारण जो है भारत में साइमन कमीशन का जो है व्यापक विरोध हुआ। पूछेगा साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ, तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए हुआ कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वो सातों के सातों सदस्य जो है ब्रिटिश थे, भारतीय जो है उसका सदस्य नहीं था। इस कारण से जो है साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध हुआ। ठीक है, तो देखिए भारतीय नेताओं को जो है यह बुरी तरह खटका कि भारतीयों के भविष्य पर निर्णय लेने के लिए गठित कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए पूरे भारत में नारा गूंजा, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अब है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो दोस्तों सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। जो लोग अंत तक सेशन को देख रहे हैं आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस क्लास से जुड़े और अपने जीके के ज्ञान को और बढ़ाएं और TRE 4 में जो है जल्द से जल्द सिलेक्शन ले। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।